डेविड लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। लखनऊ के सफेद बारादरी में क्राफ्ट रूट्स ग्राम श्री संस्था द्वारा आयोजित भारत की पारंपरिक और सांस्कृतिक कलाओं हस्तकला के कारीगरों द्वारा निर्मित सामानों की हुई प्रदर्शनी। सामाजिक समरसता और सौहार्द की दिशा में कार्यरत बुद्ध से कबीर तक के संस्था संरक्षक गुजरात के भूतपूर्व डीजीपी आईपीएस डॉक्टर विनोद मल ने कहा कि वर्तमान परिवेश में आज साझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा जन जन के बीच पहुंचाना है समय की। गोरखपुर की एक अनकही कहानी पर मंथन और बातचीत की श्रृंखला में जन संस्कृति मंच और विभिन्न संगठनों के संस्कृति कर्मियों ने रखे अपने विचार। लेखक ने कहा कि यह एक सफर है जो शुरू हुआ गोरखपुर की गलियों से और पहुंचा दुनिया के अन्य स्थानों तक। मगहर स्थित कबीर स्थली जो विश्व के समाज शास्त्रियों के बीच आज भी उसी तरह दीप्तिमान है जैसे कबीर दास के समय में। शब्द पुरुष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी एवं गुरु माता नवलपति त्रिपाठी की युगल मूर्ति का अनावरण हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। और अब गतिविधियां विस्तार से। लखनऊ के सफेद बारादरी में क्राफ्ट रूट्स ग्राम श्री संस्था द्वारा आयोजित भारत की पारंपरिक और सांस्कृतिक कलाओं हस्तकला के कारीगरों द्वारा निर्मित सामानों की प्रदर्शनी में इन दिनों जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। लखनऊ के सफेद बारादरी में लगाई गई इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 100 से ज्यादा कारीगरों के 70 से अधिक हस्तकला के उत्पाद के स्टॉल लगाए गए हैं। पीले रंग का खाना हो जैसे कि आम है, स्वस्थ है। ऐसे कमाते तो खर्च करने से प्रदर्शनी के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथ को कला के साथ जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के सेवा यज्ञ में अब तक शहर और गांव की लगभग 75,000 महिलाओं के जीवन को नई दिशा देने का कार्य इस संस्था ने किया है। थैंक यू। हम लोग आज ये बारादरी में ये लगी हुई है, एग्जीबिशन लगी हुई है और नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो हमारे अपने कारीगर हैं वो अपनी कला को सामने लाएं, अपनी क्राफ्टमैनशिप को सामने लाएं और आम आदमी तक पहुंचाएं और उनको हम लोग परचेज करके इस तरह से हम लोग स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं की स्वायत्ता को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलती है। तो ये एग्जीबिशन आज ये बारादरी में लगाई गई है, लखनऊ में लगाई गई है और हमारे विश्वविद्यालय से बड़ी संख्या में इसमें कर्मचारी, टीचर और कॉलेजेस के भी लोग इसमें जुड़े हैं आके और सामान ले रहे हैं, जिससे इनकी कला को बढ़ावा मिले हमारी। और किस तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिले यहाँ पे? देखिए, इसमें तो हमने देखा गुजरात से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, महाराष्ट्र से लेके, बंगाल से लेके छोटे छोटे गांव के कारीगर आए हैं। उन लोगों ने अपने हाथ से सामान मंगाया है और बहुत सुंदर कारीगरी है, चाहे वो साड़ियाँ हो, चाहे वो ज्वेलरी हो या आपकी जो कारपेट्स हैं या ब्रास का सामान है। एक बड़ा कलेक्शन है यहाँ पे कारीगरों का और कारीगरों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर
और हम सभी से कहेंगे आइए देखिए खूबसूरत सामान है यहाँ पर आपके घर को सजाने के लिए, आपके अपने पहनने के लिए, आपके बच्चों के लिए। और सभी से हम अपील करेंगे कि यहाँ पर आएँ और इस तरह के कारीगरों को बढ़ावा दें और महिलाओं को स्वावलंबन बनाने में अपना योगदान दें। एफिडेविट लाइफ की टीम ने लखनऊ की बारादरी में लगे स्टॉल के कारीगरों एवं प्रदर्शनी को देखने आए कुछ लोगों से बातचीत की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ पंकज। मैं उस वक्त हूँ लखनऊ के बारादरी के एग्जीबिशन में। हमारे साथ है गवर्नर के वाइफ गीता जी। जी मैम, आपका एफिडेविट में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, किस तरह का एग्जीबिशन लगाया गया यहाँ पे, क्या उद्देश्य है उसका और कहाँ से? एक्चुअली क्राफ्ट फूड एग्जीबिशन ऐसा है, ये हमारा 77 एग्जीबिशन है। यहाँ अलग 100+ क्राफ्ट्स है, हमारी 18+ स्टेट्स है और अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग अपनी पहचान लेके यहाँ पर आते हैं। जैसे गुजरात है, एमपी है, यूपी के अलग अलग स्टेट से लोग यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग अपनी प्रोडक्ट लेके यहाँ आते हैं और वो खुद अपनी प्रोडक्ट से हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म इनको यहाँ देते हैं। उसके पास ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी पहचान अलग लेके जाए। तो यहाँ आते हैं तो लोगों से अपना खुद बताते हैं कि भाई मेरा ये है, इससे ये काम हो सकता है और खुद सारा काम हैंड का काम होता है। जैसे गुजरात का है तो गुजरात का जो हैंड का काम है, कच्ची वर्क है, वो लेके आते हैं। बंदेज है हमारी तो बंदेज का सारा काम लेके वो लोग आते हैं। और जैसे पिछवाई है तो राजस्थान का पिछवाई है, मार्बल आर्ट का काम है और हमारा स्टोन का काम है। तो अलग अलग स्टेट से लोग अपना लेके आते हैं और हम इन लोगों को यह एक यहाँ नया अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। इससे वो लोग B2B कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। रुआब सेवा से हूँ। सेवा जो है अहमदाबाद का ओरिजिन है इसका और 12 साल से हमारा ये जो है महिलाओं की सेवा में लगी हुई हैं। इसमें जो रुआब है ये क्या करते हैं कि असंगठित महिलाओं का संगठन है जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनके लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। उसमें ये सिखाते हैं कि जितने भी क्लस्टर्स की वीमेंस हैं उनको एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाते हैं, अड्डे का सिखाते हैं, कुरेशिया का काम सिखाते हैं उनकी क्षमता के अनुसार। फिर उनसे सामान बनवा के हम उसको मार्केट करते हैं। मार्केट में हम 3 तरह से काम करते हैं कि हम पहले तो B2B में जैसे बायर्स वगैरह को पकड़ते हैं, जैसे फैब इंडिया हो गया और हमारा सूता हो गया और जो हमारे जितने भी बायर्स हैं फ्रांस वगैरह के कुछ बायर्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं काफ़ी सालों से, उनके लिए काम बनाते हैं। हमारा वुडन एंड फैब्रिक का ज्वेलरी है तो उसका हमने स्टोर लगाया है यहाँ पर। जो भी ज्वेलरी में क्या आप शॉप से लाती हैं कि अपना खुद बनाती हैं? नहीं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे में लेडीज़ हमारी बनाती है, वर्कर्स है तो वो अपने हाथ से बनाती है, पूरा हैंडमेड है सब चीज़। यहाँ पे जैसे आपने हमारे प्रोडक्ट्स देखे, हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पे काम करते हैं और हम हैंडलूम में साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ और अलग अलग तरीके की साड़ियों में, स्टोल्स में, दुपट्टे में काम करते हैं। और उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में हम लोग एक्सेसरीज़ हो गया या फिर कुशन कवर्स, एप्लिक वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करते हैं। यहाँ क्राफ्ट फूड्स के जरिए ये एग्जीबिशन में 81 स्टॉल्स लगे हुए हैं और 18 स्टेट से डिफरेंट क्राफ्ट लेके आर्टिजन आए हुए हैं। कैसे स्टॉल लगाया गया? यहाँ पर विविंग से कपड़ा बुनकर जो लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुनाई, ऐसे बहुत तरह के बनारस की जैसे साड़ी की बुनाई होती है, कच्छ की बुनाई होती है, राजस्थान की होती है, वैसे इसी तरह की हर एक तरह की बुनाई है। यहाँ पर नॉन टेक्सटाइल काफ़ी कपड़े के हैं स्टॉल्स है। सामाजिक समरसता और सौहार्द की दिशा में कार्यरत बुद्ध से कबीर तक के संस्था के संरक्षक गुजरात के भूतपूर्व DGP IPS डॉक्टर विनोद मल ने कहा कि वर्तमान परिवेश में आज साझी संस्कृति और संवैधानिक राष्ट्रवाद की अवधारणा जन जन के बीच पहुंचाना समय की मांग है। डॉक्टर मल आज यहां गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल में बुद्ध से कबीर तक की यात्रा 19 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। जी, बुद्ध से कबीर तक यात्रा की इस वर्ष की ये वार्षिक कार्यक्रम है। हर वर्ष हम लोग इस समय पे एक यात्रा करते हैं जो गोरखपुर और आसपास के जिलों में आयोजित की जाती है। यह 7वीं आवृत्ति है और यह महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर जिलों में आयोजित की जा रही है। सर, इसके पीछे का मोटो क्या है सर?
बुद्ध से कबीर तक यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के संवैधानिक मूल्यों को समता, एकता, न्याय, स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मूल्यों को मजबूत करना है। हम बुद्ध से कबीर तक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं। गोरखपुर की एक अनकही कहानी पर मंथन और बातचीत की श्रृंखला में जन संस्कृति मंच और विभिन्न संगठनों के संस्कृति कर्मियों ने अपने विचार रखे। गोरखपुर की एक अनकही कहानी पुस्तक के लेखक तनवीर सलीम ने एफिडेविट लाइव से बात करते हुए कहा कि गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जन आंदोलन हुए हैं जो आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक यहाँ के जन जन में उनके मन मस्तिष्क में अमिट रूप से अंकित है। उन्होंने कहा कि चाहे 1857 क्या है इसमें, और आपने अपनी लेखनी में सब क्या अलग इसमें किया है? ये कहानी है गोरखपुर से संबंधित है और ये जैसा कि नाम है, ये गोरखपुर की एक अनकही कहानी है जिसे कहीं लिखा नहीं गया, कभी पढ़ा नहीं गया इस तरह की कहानी को। और ये बहुत सी कहानियों का संगम है जिसमें बहुत से विषय का संगम होगा और बहुत सी बातें आपको मालूम होंगी जो आपको कभी मालूम नहीं। लिखना हमारा फर्ज था, इसलिए हमने इसको लिखा। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्राकृतिक चिकित्सालय आरोग्य मंदिर में आज सर्वांग मिट्टी लेपन का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 50 लोगों ने भाग लिया। 15 दिनों तक चलने वाले इस लेपन कार्यक्रम में दूर दराज के क्षेत्रों वाले रोगी नेचुरोपैथी द्वारा त्वचा, उदर, अवसाद समेत अनेक बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सालय में रहते हैं। इस संबंध में डॉक्टर विमल मोदी ने बताया। भारत सरकार ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस घोषित किया है। उस उपलक्ष्य में हम 11 नवंबर से 18 नवंबर तक मिट्टी लेपन का कार्यक्रम करते हैं, जिससे मिट्टी की महत्ता, मिट्टी का फ़ायदा लोगों को, गोरखपुर की जनता को मिले। लोग प्राय चिकित्सा से परिचित हों, मिट्टी के लाभ देखें और मिट्टी का लाभ हर वर्ष आकर लेते रहें। कुछ रोगियों से हमारे संवाददाता से बात की, प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। लाभ में तो समझ लीजिए तुलसीदास जी की चौपाई याद आ गई कि मज्जन फल पेखे तत्काला, काक हों पिक बकौ मराला। हमारे जंघे पे मस्सा था, उसको नाखून से हमने थोड़ा सा किया तो और उभर के आ गया था। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन मिट्टी लगाने से पता चला कि वो कहीं है ही नहीं है, साफ। पहले तो मेरे को इसका कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बट आज के जो हमने प्रथम एक्सपीरियंस किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, उससे यह है कि पूरा ओवरऑल एक फ्रेशनेस आ जा रही है, त्वचा अच्छी हो जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो हमारे जो शरीर में जो पोल्यूशन, जो स्किन पे जो पोल्यूशन आ रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मेरे को असर दिख रहा है। विश्व प्राकृतिक दिवस यानी कि प्रकृति हमारे कितने करीब है और उस प्रकृति के माध्यम से हम अपने असाध्य और जटिल रोगों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण आरोग्य मंदिर में आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोग मिट्टी लेपन, अपने पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगाए हुए हैं और इस लेपन के माध्यम से जो इनकी त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं और जो और अन्य गंभीर बीमारियां हैं, वो उनसे उनको मुक्ति मिल रही है। तो ऐसे में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और प्रकृति के माध्यम से ही हम अपने असाध्य और जटिल रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। ये कहना है यहाँ के डॉक्टरों का, यहाँ के चिकित्सकों का, और जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं वो भी यह बात मानते हैं कि अगर वो प्रकृति के करीब जाएं और प्रकृति से मिलने वाले जो हमें गुण हैं उसका अगर हम लोग नियमित रूप से लाभ लें तो हमारे कई जटिल और असाध्य जो रोग हैं हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन अपना सकते हैं। एफिडेविट लाइव के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। महिलाओं को निशाना बनाकर हत्या, चोरी और लूटपाट का अपराध कारित करने वाले अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना जंघा क्षेत्र में विगत 4 महीनों में एक ही पैटर्न पर कुछ घटनाएं हो रही थी, जिसमें रात के समय पर 1 से 4 बजे के बीच के समय पर कोई एक अनजान व्यक्ति घरों को टारगेट कर रहा था और वहां पे सो रही महिलाओं के
ऊपर प्रहार कर रहा था, उनको इंजरी हो रही थी और फिर वो वहाँ से भाग जा रहा था। इस पूरे घटनाक्रम की जब समीक्षा की गई तो संज्ञान में आया कि पिछले 4 महीनों के दरमियान 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि एक घटना 30/7 को सिंहपुर में, 12/8 को उपधौलिया में, 26/8 को हाथखाल में, 10/11 को मंगलपुर में और 13/14/11 की रात को कटेरिया में। पहली ही घटना से लेकर के अभी तक थाने की टीम द्वारा, हमारे एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा व एसओजी और सर्विलांस की टीम द्वारा लगातार घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि के समय पर पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम प्रधान हैं और अन्य जो सहयोगी लोग हैं, उनके साथ निगरानी भी की जा रही थी। इसके अलावा ग्रामवासियों को इसके संबंध में जागरूक भी किया जा रहा था, सेंसिटाइज भी किया जा रहा था। मगहर स्थित कबीर स्थली जो सांप्रदायिक सौहार्द का एक जीता जागता उदाहरण है, जो विश्व के समाज शास्त्रियों के बीच आज भी उसी तरह दीप्तिमान है जैसे कबीर दास के जीवन में जैसी स्थिति थी। प्रस्तुत है कबीर दास की परिनिर्वाण स्थली से हमारे संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तू आया था जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी करी चलो तू हंसे जग रोए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। ये जो दोहे हैं ये हैं कबीर साहब के, और कबीर साहब के हम इस समय महापरिनिर्वाण स्थली पर पहुँचे हैं। बता दें कि ये जो स्थली है ये काफ़ी ऐतिहासिक है और यहाँ पर कबीर साहब ने अपने देह को त्यागा था। ये उनकी समाधि है और जो दोहे थे वो उनके लिखे हुए दोहे थे। देखिए किस तरीके से जो अनुयायी हैं वो आते हैं और बाबा साहब की पूजा अर्चना और अपने जो पंथ है, जो कबीर पंथ है, कबीर पंथ के हिसाब से वो पूजा अर्चना करते हैं। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे क्योंकि ये जो समाधि स्थल है ये काफ़ी वर्षों पुराना है और ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था कबीर साहब ने, तो उन्होंने यहीं पर आमी नदी के किनारे अपने शरीर को त्यागा था। ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी तस्वीर है, उनकी पादुका है और ये उनका समाधि स्थल है। ये इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और उनके जो दोहे थे उन दोहों को आज भी लोग अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। ये पूरा एक ऐतिहासिक स्थल है अपने आप में और इस ऐतिहासिक स्थल को आप एफिडेविट लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए ये चरण पादुका है और कुछ पुराने वस्त्र भी रखे हुए हैं। संत साहेब सतनाम उनका जो सितारा हुआ करता था शायद वो है और ये उनकी समाधि स्थली है जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस धरोहर को हम एफिडेविट लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए जो भी उनसे जुड़ी हुई, जो भी उनके पंथ के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर पूरे शिद्दत और पूरे श्रद्धा के साथ रखा गया है। और यहाँ पर जब भी लोग आते हैं तो साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे कि साहब यहाँ पर कब से हैं, क्या इतिहास रहा है। साहब एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन, स्वागत। ये जो मठ है इसका क्या इतिहास रहा है, कब से आप हैं, क्या जानते हैं? मैं तो कम से कम 21 साल से हूँ। मेरा नाम रामचरण दास पुजारी और 21 साल से हूँ मैं। ये तो बताते कबीर साहिब से ही अपना ये धरोहर कबीर मठ चलता आ रहा है और ये शायद 1984 में ये पुरातत्व विभाग संरक्षित हुआ और इसका पौराणिक कबीर साहब को तो आज से लगभग 625 साल पहले कबीर साहब अवतरित हुए थे। और मगहर का आने का कारण कि यहाँ एक आडंबर था, पाखंड था कि जो मगहर मरता है गधा क्यों नहीं पाता है, जो बनारस मरता है वो मुक्ति पाता है। कबीर साहब इस आडंबर को, पाखंड को तोड़ने के लिए काशी से मगहर आए थे साहब और इस आडंबर पाखंड को तोड़ने का काम किया। जो आज आप सब के बीच में एक महापुरुष का 2 समाधि, एक समाधि एक मजार दुनिया भर में, विश्व भर में
एकता का संदेश, प्रेम का भाव, सब लोग को सद्भावना से जोड़ने का काम करता है। एक माला में ये पिरोने का काम करता है कबीर साहब की वाणी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बताया जाता है, क्योंकि यही समाधि है और बगल में ही मज़ार है। तो जो मज़ार है वो और समाधि में क्या कोई फ़र्क है या कुछ? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे कबीर साहब का जब शरीर त्यागे तो उनके शरीर के जब झगड़ा लोग करने लगे हिंदू और मुस्लिम में, तो शरीर एक्चुअली में उनका तो नहीं प्राप्त हुआ, 2 पुष्प और चादर प्राप्त हुआ। तो हिंदू लोग अपने रीति रिवाज से फूल से जो है सदगुरु कबीर साहब का समाधि स्थापित किए। ये हमारे हिंदू समाज में इस तरह का किया जाता है। संतों को बैठाकर जहाँ लेटाकर उन्हें समाधि बनाया जाता है, उनके में जो है भी लेटाकर मज़ार बनाया जाता है। दोनों चीज़ एक ही है, केवल वो मज़ार बोलते हैं, हम समाधि बोलते हैं। तो देखिए, मज़ार और समाधि में क्या फ़र्क है उसको यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया। कुछ भक्त हैं जो बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से आए चाचा? ऐसे तो बलिया जिला से आए हैं। तो आप कहाँ पर आए हुए हैं, क्या देखें, कैसा लगा? हम लोग यही सतनाम मगहर के नाम पर हम लोग यहाँ आए हैं भगवान से दर्शन करने, सतपुरुष से दर्शन करने के लिए। अब यही से दर्शन करके अपना चले जाएगा। ऐसे मैं भी कबीरपंथी हूँ। अच्छा, हाँ। क्या है कबीरपंथ? सत्य मार्ग को रास्ता दिखाने वाला है। सत्य मार्ग को रास्ता दिखाने वाला है। तो ये क्या अलग होता है? हाँ, ये तो ब्रह्मा विष्णु जो ये है ना, इन लोग से अलग है साहब। इसमें समाधि लेगा, वो सब सार शब्द है, सार गुरु बताएगा सार शब्द को लेकर के हम लोग को चल रहा है सूरत के द्वारा। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा ब्रजनाथ राम वर्मा पड़ेगा। तो हम आप पहुँचे हैं कबीर जी के मज़ार पर, और यह मज़ार काफ़ी ऐतिहासिक है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, कबीर साहब को लोग हिंदू भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं, उनकी मज़ार भी है, समाधि भी है, क्या इतिहास है? कबीर साहब मानवता के पुजारी थे, मानवता को बढ़ावा देने वाले थे। इंसानियत समझिए एक तरह से वो धर्म अपना बना चुके थे, और इसीलिए कबीर साहब को सभी वर्ग के मानते थे लोग, और आज भी लोग मानते हैं सभी वर्ग के लोग। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं है। तो इनको हिंदू और मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। आप कब से हैं और आपके पूर्वज? मैं तो 2015 से हूँ। मेरे पहले मेरे वालिद साहब थे 2015 के, उसके पहले उनके वालिद साहब थे। इस तरह से हम लोग जब से कबीर साहब मगहर में आए तब से हम लोग मुतवल्लिसिप निभा रहे हैं। और हमारे ही पूर्वज नवाब अली बिजली शाह जो थे वो कबीर साहब को काशी से मगहर लाए थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मगहर में मौत होने के बाद लोग यहाँ पे कहते थे कि मगहर में जिसकी मौत होती है वो उसको मोक्ष नहीं मिलता या जन्नत नसीब नहीं होती। सर, ये तो किंवदंतियाँ हैं, किसी ने देखा कहाँ है अभी कि जन्नत किसको मिली और जहन्नम किसको मिला, किसको स्वर्ग मिला, किसको नर्क मिला। कहीं ना कहीं कबीर साहब ने इस बात को कबीर साहब ने तोड़ा कि देखो ऐसा किसी ने तो देखा नहीं है कि कबीर साहब जो यहाँ से मर के जाता है वो जन्नत में जाता है या जहन्नम में जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि एक दोहा बनाया कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस मोरा, और जो काशी तन तजय कबीरा राम कौन नहीं हो रहा। यानी अगर मैं काशी में, जैसा कि हिंदू समाज की परंपरा है कि अगर काशी में शरीर छोड़ जाए तो स्वर्ग मिलेगा और मगहर में नरक मिलेगा, ये किंवदंतियाँ रही हैं। इसी तरह से मुसलमान भी अगर ये कह दे कि हम मक्का शरीफ में मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे वरना यहाँ जहन्नम में जाएंगे, तो फिर अल्लाह की इबादत करने से क्या लाभ होगा और ईश्वर की बंदगी करने से क्या लाभ होगा। इसको छोड़ने के लिए कबीर साहब ने कहा कि कर्म प्रधान है। शब्द पुरुष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी एवं गुरु माता नवलपति त्रिपाठी की युगल मूर्ति के अनावरण के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि महान विभूतियों की छत्र छाया में हमें जीवन के अच्छे कर्मों को प्रेरित करती है। इस अवसर पर अनेक शिक्षाविद, विधायक और पूर्व विधायक तथा कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सत्यनारायण त्रिपाठी जी के विषय में 80 के बाद की स्थिति में उनके जो भाव आए और जिसको पुस्तकों के रूप में संजय जी ने दिया, निश्चित रूप से वह शायद पिता पुत्र का भी हो या गुरु शिष्य का भी हो। इस दोनों को इन्होंने प्रमाणित करने का काम किया।
आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।